लोकसभा चुनाव में 292 सीटों के साथ एनडीए को बहुमत मिल गया है, लेकिन बीजेपी बहुमत से पिछड़ गई है। अब इंडिया ब्लॉक ने पिछले सालों के मुकाबले अपने आंकड़ों में बड़ा सुधार किया है। उत्तर प्रदेश में तो एनडीए ने, इंडिया गठबंधन ने अपनी स्थिति बेहतर कर ली है। आगे की राजनीति और रणनीति किस तरह से काम करेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 बड़े मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नीरजा चौधरी जी। ये चौधरी जी एक वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ दैनिक जागरण समूह के पॉलिटिकल एडिटर आशुतोष झा मौजूद हैं। मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर, ऑर्गेनाइजर के संपादक मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के इक्वेशन में इंडिया गठबंधन में खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी का जो अश्वमेध घोड़ा था उसको रोक लिया। उत्तर प्रदेश से ऐसी जगह थी जहां बीजेपी ये मान के चल रही थी कि बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, यहाँ पर जो मैक्सिमम सीटें थी उनको गेन कर लेगी। 62 सीटें बीजेपी ने पिछली बार हासिल करी थी। यहाँ पर सबसे बड़ा घाटा उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में हुआ। ओबीसी वोट बैंक है, वो वहाँ से पिछड़ गया। जो बीजेपी के पार्टनर्स थे, चाहे राजभर की हम बात करें या निषाद की बात करें, वो अपनी जो सीटें थी उनको जीत नहीं पाए और जो उनके प्रभाव की सीटें थी उनको भी जीत नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कास्ट मिसकैलकुलेशन क्या हो गया? बीजेपी के लिए किस तरह का मिसकैलकुलेशन? राम मंदिर एक मुद्दा वहाँ पे नहीं रहा? क्या मोदी का जो चेहरा था, उनका करिश्मा उत्तर प्रदेश में काम करता था, वो काम नहीं किया? योगी का गवर्नेंस मॉडल्स की काफ़ी तारीफ थी, वो वहाँ पर कैसे काम नहीं कर पाया? नहीं, देखिए, ये तो सच्चाई है कि जो रिज़ल्ट आया है उसमें कास्ट इक्वेशन जो है सबसे बड़ा फैक्टर रहा। ये जो बात आ रही है कि INDI अलायंस ने उसको मैनेज अच्छे से किया। बात है कि ऐसा क्यों हो गया कि 5 साल तक एक पूरा कॉम्बिनेशन जो मोदी गवर्नमेंट एंड पूरा भाजपा का ऑर्गेनाइजेशन ने एक तैयार किया कि वो यूपी से लेके बियॉन्ड यूपी हर जगह एक दिखा था, जिसमें कि फर्स्ट 5 इयर्स जो था मोदी गवर्नमेंट का, उसमें SC पे ख़ास तौर से फोकस दिखा। फिर दूसरी बात आई तो फिर OBC पे बहुत फोकस दिखा। और देखिए, वो एक ऐसा वोटर क्रिएट हुआ जो कि 2017 में भी उत्तर प्रदेश में वोट कर रहा था, 2019 में भी वोट कर रहा था, 2022 में जब फिर से सरकार बनी वहाँ तो फिर से, लेकिन वहाँ से एक सिम्टम दिखने लगा था जिसको शायद देखने में इन लोगों ने देरी की। क्योंकि देखिए, 325 से सीधे घट के ये 250, 256, 260 के आसपास आए थे, तो वहाँ से सिम्टम दिखने लगा था। लेकिन देखिए क्या है ना, कई बार कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में सामने वाले को मौका देते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा मैनेज करे। आपको लगता है कि ये चीज़ें बिखर रही हैं, लेकिन नहीं, ये तो ठीक है, मैनेज कर लेंगे हम। कास्ट कॉम्बिनेशन के पूरे इक्वेशन के साथ साथ केवल यूपी के बियॉन्ड की भी मैं अगर आपको बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी का सबसे बड़ा कमी है जो वो यहाँ पर दिखी है। चीज़ें नज़र आ रही थी, फर्स्ट फेज से चुनाव में चीज़ें नज़र आने लगी थी कि कुछ चीज़ें बिखर रही हैं, कुछ लीडर्स के बीच में आपसी जिसको बोलते हैं लड़ाई जो होती है एक वो दिख रही है। पूरे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के आप दौरान देखिए कि भाई 2017 में की जीत में किसका बहुत बड़ा हाथ था? उस समय तो योगी जी नहीं थे, मोदी जी थे यहाँ, और फिर उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य थे, जो कि एक वहाँ से बीजेपी ने शुरुआत की थी कि कैसे हम OBC फैक्टर को तैयार करेंगे, और ये था। लेकिन उसके बाद से आज के दिन वहाँ मौर्य के स्टेटस को कैसे देखा जा रहा है? मैं केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ जो डिप्टी CM है। उसके पीछे क्या रीज़न है? एक तैयारी हुई कि भाई यूपी गवर्नमेंट को ठीक से मैनेज करना है, तो यहाँ से RS शर्मा को भेजा गया। शर्मा जी थे ना शायद, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री, जो PMO से जी भेजे गए। आखिर इतने दिनों में वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने कौन सा इक्वेशन वहाँ साध लिया? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इक्वेशन साध लिया या कोई और इक्वेशन साध लिया? क्या ये है? ये कोई ऐसा नहीं है कि 2024 का चुनाव आया और एक बार की पता चला आपको कि चीज़ें बिखर गई, हाथ से निकल गई। ये तैयारी, और 22 में ये दिखना शुरू हो गया था। वहाँ से ये चीज़ें मुझे लगता है इन लोगों ने ओवरलुक कर दिया, बीजेपी ने ओवरलुक किया। जो बात होती है कि और उसके कारण आपने मौका दिया कि आपने जो एक वोटर वर्ग तैयार किया था
वो बहुत आराम से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। जो दूसरी बात है वो ये है कि भाई बीजेपी अपने नेचर के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी का क्या है पूरा नेचर? वो तो ये है ना कि बीजेपी अपने पिच पे खेलती है, दूसरे वाले को सामने लाके वहीं पटकती है। जी सर। इस चुनाव में जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दिख रहा है वो ये है कि बीजेपी कई बार उनके पिच पे जाने को मजबूर हो रहे थे। और ये इसीलिए क्या है ना कि जब आप पूरी तैयारी, आप अपनी पिच पे तो बहुत मजबूती से खेलते हैं, तैयारी के साथ होते हैं, आपको पता है कहाँ बॉल पड़ेगा तो किस तरीके का उछाल आएगा नहीं आएगा। दूसरे के पिच पे जाते हैं तो ये समझाने में कई बार आप कुछ गलतियां करते हैं। अब वो पूरा ओबीसी के आप फैक्टर पूछ रहे हैं, उसी तरीके से एससी एसटी वाले में आ जाइए। एसटी का तो अभी छोड़ दीजिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन एससी वाले में आ जाइए। जो डेटा दिख रहा है वो ये दिख रहा है ना कि इंडिया जो गठबंधन है वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा समझा रहा था और आप खुद को वहाँ डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अग्रेसिव बैट्समैन हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। कास्ट जो इक्वेशन था वो एक रीजन था। कोई भी चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पे, एक इश्यूज़ पे न तो जीता जाता है न ही हारा जाता है सर। बहुत सारे इक्वेशन थे जिसमें एक बड़ा फैक्टर ये इसलिए था क्योंकि यूपी हमेशा से कास्ट पॉलिटिक्स वहाँ बहुत हावी रहा है, वोट भी वैसे ही पड़ते हैं, तो वो चूक हुई है मुझे लगता है। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। जी सर। देखिए 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, उसमें कोई सेंट्रल मुद्दे थे। 2014 का चुनाव बदलाव के लिए था और प्रधानमंत्री मोदी चैलेंजर के रूप में देखा जा रहा था। मैं अभी लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, विधानसभा में वो इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। 2019 के चुनाव में मोदी की गवर्नमेंट को एक तरीके से फिर से चुनना और उसके साथ साथ पूरे तरह से राष्ट्रवाद का एक तरह से सेंट्रल थीम था। ऐसे में कास्ट और बाकी सारे इक्वेशंस अपने आप ही थोड़ा सा दब जाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस लोकल लेवल पर भी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कम हो जाता है। इस बार का चुनाव उस तरीके से किसी भी एक सेंट्रल थीम पर नहीं था। ऐसे में मुझे लगता है कि जो बीजेपी के लिए एक मौका था फ्रेश चेहरे देने का, नए चेहरों के साथ लोगों के पास जाने का, बहुत जगह पर जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी सिंगल कैंडिडेट के अगेंस्ट थी, वहाँ की सिटिंग एमपी के खिलाफ थी, उसको एड्रेस नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पिछले 2 चुनावों में नहीं हुआ था, अपोजिशन का वोट कंसोलिडेट नहीं हुआ था, एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ था। इस बार वोट ट्रांसफर करने के लिए विशेष प्रयास भी हुए और उसके साथ साथ बीएसपी का वोट लेने के लिए भी प्रयास हुए। ये जो सारा कॉम्बिनेशन वर्कआउट हुआ, इसने नहीं तो 2 लड़के तो 17 में भी चले थे और बुआ भतीजा तो उसमें बीच में भी प्रयास हुआ था, लेकिन ग्राउंड पर वो समाज के बीच में अभी क्या था कि ये जो जहाँ पे जिस कारण से भी, चाहे वो उन्होंने जैसे कहा कि चाहे आरक्षण के मुद्दे पर हो, चाहे वो किसी सिटिंग एमपी के मुद्दे पर हो, चाहे मुझे इसमें क्या मिलेगा, ये भी एक, क्योंकि आप यदि ऑल ओवर राष्ट्रवाद की इसमें नहीं हो तो फिर आपके छोटे इंटरेस्ट ज़्यादा हावी हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सारे मुद्दे जब हावी होने लगते हैं तो ऐसे में ये वोट ट्रांसफ़र ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रांसफ़र होता है। उस तुलना में राजभर का हो, अपना दल वाला हो, ये निषाद पार्टी हो, ये एक इक्वेशन जो बीजेपी ने बिठाया था, उनके और बीजेपी की 2014 और 2019 में सबसे बड़ी ये क्या मतलब सक्सेस स्टोरी क्या थी? तो यूपी जो ट्रेडिशनली एक एमवाय समीकरण, एक पूरी तरह से एससी पार्टी और जाटव केंद्रित राजनीति के साथ फिर मुस्लिमों को साथ में लेने का ये समीकरण, बीजेपी ट्रेडिशनली एज अ ओबीसी पार्टी के रूप में देखा जाता था कल्याण सिंह जी के समय से, और कांग्रेस के साथ एक
ब्राह्मण वोट जो है वो कभी शिफ्ट करता था, कभी मायावती के साथ है, कभी कौन। ये इक्वेशन इस बार पूरी बीजेपी ने पूरी तरह से अनसेटल कर दिया था, चाहे वो मोदी जी के नेतृत्व के रूप में हो, कभी वो राष्ट्रवाद के साथ, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, उसके साथ जुड़े हुए मुद्दे थे। मुझे लगता है कि ये जो अखिलेश और खास करके पूर्वांचल में जिस तरह की वो रैलीज कर रहे थे, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा था और जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस ग्राउंड पर आ रहा था कि नहीं एक दूसरे का वोट ट्रांसफर करते हैं, तो इस बार क्योंकि ये अपोजिशन वोट का कंसोलिडेशन ये ऑल ओवर पूरे देश भर में ये एक ट्रेंड दिख रहा है, जिसके कारण बीजेपी को लगभग अपना वोट शेयर रिटेन करने के बाद भी और एब्सोल्यूट वोट्स में बढ़ाने के बाद भी सीटें लूज करती हुई बीजेपी फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम के साथ दिख रही है। मैम, मेरा सवाल अब आपसे है, बीजेपी हिंदी पट्टी में उत्तर भारत के अंदर ये मानती थी कि उनका एक बड़ा हार्डकोर बैंक है, सबसे अधिक अगर नुकसान देखा जाए तो बीजेपी को उत्तर भारत में हुआ है, करीबन 55-56 सीटें या 58 के करीब सीटें बीजेपी में नुकसान कर गई। बीजेपी यहाँ पर क्या गलती कर गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा फैक्टर उसके अंदर दिखाई देता है, पर राजस्थान भी हिंदी पट्टी में आता है, मध्य प्रदेश ने हालांकि अच्छा काम किया। हिंदी पट्टी यानी जो 10 हिंदी पट्टी राज्य हैं वहाँ बीजेपी ऐसे नुकसान कैसे खा गई? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हिंदी पट्टी के कुछ राज्यों में बीजेपी ने मेंटेन किया है अपनी स्टैंडिंग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, मतलब बिल्कुल इधर टस से मस नहीं हुआ उनका आंकड़ा, वहीं रहा जो पिछले चुनाव में था। लेकिन कुछ स्टेट्स में, हरियाणा, राजस्थान, और वह दिख रहा था वहां जाके कि कितनी टक्कर है। और उसका कारण था कि कई कारण थे, पर जाट का गुस्सा, मैं असंतोष नहीं कहती, यूपी में फिर भी असंतोष था जाट का, हरियाणा में गुस्सा था। तो चाहे वो किसान आंदोलन को लेके हो, चाहे रेसलर्स को लेके हो, जो भी था, और राजस्थान में भी कई कारण हैं। लेकिन असली जो फेरबदल हुआ है, ओवरटर्न किया इस इलेक्शन को, वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लोग मान रहे थे, हम लोग तो शुरुआत जब कैंपेन की हुई तो हम मान रहे थे अगर भाजपा को कहीं जहां जहां लॉसेस होगा नॉर्थ इंडिया में, उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश करेगा, बैक टू 2014। और जैसे जैसे घूमते गए तो ये आवाज आ रही थी, पर इस तरह से नहीं आ रही थी। सपा के नेता भी, शीर्ष नेता ये कह रहे थे कि हमारी सीटें कितनी आएंगी, पहले से बढ़ेंगी, 20 तक हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा रहे थे, उससे डबल हो जाना। तो कहीं ना कहीं जनता ने खेल किया। एक सीनियर बीजेपी नेता ने मुझे कहा था, जब मैंने कहा कि जाट आपसे बिदक रहा है, तो उन्होंने कहा हम जाट के बारे में चिंतित नहीं है, हम चिंतित हैं तो ओबीसी के बारे में चिंतित है, ओबीसी का वोट कैसे हम इसको रखें। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में वो आगाह नहीं थे और इनको पता नहीं था। लेकिन ये आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे थे, हर वोट बैंक बीजेपी का चरमराया है, जो कि नरेंद्र मोदी ने नई भाजपा का गठन किया और उसमें बनिया ब्राह्मण पार्टी ना रह के हर तबके को लिया। और हाल में तो प्रधानमंत्री अपने को ईबीसी प्रधानमंत्री की बात करते थे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ओपनली करते थे। 2014 में ऐसा नहीं था। तो देखा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के नेता, जहां खासकर एक्सट्रीमली बैकवर्ड, जो बहुत बड़ा तबका है जिसका कोई लीडरशिप नहीं है, वो माने जाने लगे हैं। तो ये कैसे पलट हुआ सारा। और वहाँ मैं मानती हूँ जो न्यू एक्सपेरिमेंट आपने कहा अखिलेश यादव ने किया, MY को बढ़ा के इन छोटी जातियों के बाद जाना, दलित उनकी तरफ झुके, पहली बार झुके, और एक बहुत शानदार वो हुआ। और ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स, कांग्रेस और सपा के वर्कर्स के बीच में एक रैपोर्ट था, वो मैंने देखा। अमेठी और रायबरेली में जो मीटिंग्स हुई, मैंने कहा ये मुझे VP सिंह के ज़माने की याद दिलाती हैं। इतना उत्साह और हर लाइन के बाद लोगों का मतलब रिस्पांस करना। ऐसे मीटिंग्स, ये पॉलिटिकल मीटिंग्स जिसको कहते हैं ना लाइव, जब चेंज लोग चाह रहे हैं, तो ये तो हुआ। फिर हमने जो देखा, जाट का था, RLD ने थोड़ा संभाल लिया उनके आने से, जाट का संतोष। सीटें बहुत गड़बड़ हुई, बहुत लोगों ने कहा सीटें गड़बड़ दी हैं, लेकिन ये माना गया कि मोदी जी का जादू उसको ठीक ठाक कर लेगा। खैर वो हुआ। लेकिन राजपूतों का घर बैठ जाना, जो कि
योगी आदित्यनाथ की खास कॉन्स्टिट्यूएंसी है और बहुत गर्व से मानते हैं, वो भी बहुत बड़ा कारण है वहाँ का। तो मुझे जो लगता है ऑपोजिशन की तरफ से अपना एक स्ट्रैटेजी तय थी जो स्ट्रैटेजी काम कर गई, और भाजपा के अंदर से एक पुश बैक आया है, आरएसएस की तरफ से पुश बैक आया है क्योंकि उन्होंने उस तरह से उत्साह से कैंपेन नहीं किया, और पार्टी के अंदर से पुश बैक आया है जो कुछ चीज़ों से नाराज थे। राजपूतों को लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव के बाद हटा देंगे अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह बहुत स्ट्रांग हो गए, जो वो बात करते थे ग्राउंड लेवल पे। और जहां टिकट्स लोगों को दिए गए, जो बाहर से लोग आए थे, जो हम पूछते थे कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी हो रहा है क्या, कि बाहर से आए, आप कुछ दिनों में आपको टिकट मिल गया, राज्यसभा दे दिया, लोकसभा का टिकट दे दिया, तो अंदर खाने भी एक अनमनापन था। लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर जाके कैंपेन करें, जो पुराने बीजेपी। क्योंकि आप जो बात पॉइंट कह रही हैं, इसमें आंकड़े भी कहते हैं कि करीबन 28% का स्ट्राइक रेट रहा, जो कैंडिडेट बाहर से बीजेपी लाई, 20 से 25 जो अन्य दलों से आए या बीजेपी को एंड टाइम पे उन्होंने ज्वाइन किया, उनके बीजेपी हारने की जो दर थी 28% करीब सिर्फ जीत पाए कैंडिडेट, बाकी कैंडिडेट्स हार गए। तो ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। तो आप ऐसो कैसे देखती हैं कि अन्य राज्यों में बीजेपी ने जो कैंडिडेट्स लिए, क्या वो सही कदम था? जैसे कुरुक्षेत्र की हम बात करें, हरियाणा के अंदर लिए, उत्तर प्रदेश में 1-2 कैंडिडेट्स ऐसे रहे, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का एनसीपी वर्सेस एनसीपी, पवार वर्सेस पवार, क्या इस फैक्टर ने बीजेपी के लिए कुछ अंगड़ित को बिगाड़ दिया या बीजेपी इसमें ओवर कॉन्फिडेंस की कंडीशन में थी? पार्टली दोनों हैं कि अगर आपको फैलाना है अपनी पार्टी को और जल्दी करना है ये, तो आपको बाहर से लोगों को लेना होगा, उनको कुछ देना होगा, वैसे तो वो आने वाले नहीं हैं। दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मोदी जी का मैजिक है, सब चीज़ों को कवर कर लेगा। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस बिठाना था वो शायद नहीं बिठा पाए, जो मुझे लगता है। और अगर आप देखिए पिछले 25 साल से, तो मुझे मालूम है, हम लोग कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब बात करते थे और पूछते थे यूपी में कांग्रेस कैसे रिवाइव करेगी, और वो कहते थे व्हाट टू डू अबाउट द कांग्रेस इन यूपी। मतलब उनको 25 साल से ये हम जुमला सुनते आ रहे हैं। और भाजपा ने 2013 में 11 महीने में 10 लोकसभा से लेके 71 लोकसभा तक ले गए, एक स्ट्रैटेजी के तहत, एक दम लगा के। लेकिन इस बार क्या हुआ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस, कहिए, मैं एक उससे और भी आगे कहूँगी, एक एरोगेंस ऑफ पावर आता है। और हिंदुस्तान का वोटर बहुत चीज़ें सहन कर जाता है, एरोगेंस नहीं करता है। और ऐसा लगा एक ग्रैंड नैरेटिव भी नहीं है। ग्रैंड थीम जो था 2014 में, एक नए विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी उभरे थे। 2019 में एक जो आपने कहा राष्ट्रवाद का इतना यूफोरिया था पुलवामा बालाकोट के बाद। जी मैम। और अंदर खाने वो ठीक है कि कास्ट चीज़ों को आपने स्टिच अप किया था, इस बार कोई ग्रैंड थीम नहीं था। और राम मंदिर का बन जाना वो एक थीम नहीं होता। अयोध्या में पार्टी हार गई है तो एक बहुत बड़ा वो पॉइंटर है। सर एक सवाल मेरा आपसे कि तमाम बातें हो रही हैं, निगेटिव चर्चाएं बीजेपी के प्रति है, बाहर पे मंथन बीजेपी भी कर रही होगी, कई चीज़ें निकल के आ रही हैं। सवाल यहाँ पर ये थी, तमाम चीज़ों के बावजूद मोदी तीसरी बार 6 दशक के बाद कोई ऐसा पीएम होगा जो रिपीट कर रहा है थर्ड टर्म में। नए कार्यकाल में उनके सामने कई तरह की चुनौतियाँ होंगी। पहली बार अपने गुजरात में हो या केंद्र में हो, पहली बार गठबंधन की सरकार चलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाजपेयी साहब ऐसा ही काम कर चुका है बीजेपी के साथ। सरकार के में क्या चुनौतियां होंगी? क्या पहले ऐसा करिश्मा बरकरार रह पाएगा या पहले ऐसी नीतियां सब वैसी रह पाएंगी, या किस तरह का मामला इसको आप देखते हैं सर? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले तो जो अलायंस गवर्नमेंट होती है उसका कंपल्शन क्या होता है। मुझे याद आता है, इनको भी बहुत अच्छे से याद होगा कि मनमोहन सिंह से एक बार ये सवाल किया गया था कि भाई आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, आपने वादा किया था। तो उन्होंने कहा क्या करूं, हम अलायंस गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये था। और बाद में दिखा भी कि किस तरीके से वो सरकार, तो एक तो अलायंस गवर्नमेंट का जो प्रेशर होता है, पोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं लोग। क्यों अटल जी का तो फेमस ये था, अटल जी समता ममता और जयललिता, उन्होंने मजाक में ये रुला दिया था। हाँ, ये तो है।
दूसरी बात जो इस सरकार में नहीं है, मतलब ठीक है कि 2014 से लेकर 19 तक एनडीए की सरकार थी, लेकिन वो बेसिकली बीजेपी की सरकार थी। ये देखने वाली बात होगी कि मोदी जी कैसे इसको अकोमोडेट करता है। वो करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि भाई ये दोनों जो पार्टनर है, मेजर पार्टनर, टीडीपी और जेडीयू की बात मैं कर रहा हूँ, इनका खुद बीजेपी के साथ एक रिलेशन पुराना रहा है। टीडीपी वाजपेयी गवर्नमेंट में साथ थे, लेकिन ये दोनों पार्टियां बहुत बड़ी बार्गेनर हैं। यही देखना होगा, क्योंकि अब आप देखिए ना, जो शुरुआत होगी वो होगी कि भाई हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। फाइनेंस कमीशन ने मना किया हुआ है कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता। इसी ग्राउंड पे इतने दिनों से बिहार को भी नहीं दिया जा रहा था कि स्पेशल स्टेटस नहीं हो रहा है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ठीक है पैकेज दिया जाता है। क्या अब वो कंपल्शन गवर्नमेंट पे दिखेगा और गवर्नमेंट क्या वो मानने के लिए मजबूर होगी? ये एक है। शुरुआत तो अभी पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन से आपको दिखेगा। जी। मतलब देखिए, मैं बहुत छोटे में अगर कहें तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी अलायंस में। आपको बार बार हर इशू पे आपको गठबंधन दलों के साथ बातचीत करके उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा करना होगा। ये वो काल नहीं है जिसमें कि आपने डिसाइड किया और आप दूसरे दिन बिल लेकर के आ जाएंगे और कहेंगे अमल में लागू कर पाएंगे, अमल में ये नहीं। ये कॉमन मिनिमम, भाई एनडीए चल रही थी, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात पहली बार आ रही है ना, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि यू आर नाउ डिपेंडेंट ऑन योर एलाइज, निर्भरता बढ़ेगी। तो ये है, एक लाइन में अगर कहेंगे तो ये देखने का एक काल होगा, क्योंकि ये एक नया हम लोगों के लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा कि ये सरकार जो दूसरों पे डिपेंडेंट होकर चलाती है, लेकिन जिसके प्रधानमंत्री बहुत ही एनर्जेटिक हैं, जिसके प्रधानमंत्री फ़ैसला ले करके उसको लागू करवा के तुरंत पूरा करवाने में बिलीव करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि इस मिनिस्ट्री में यही आदमी सबसे ज़्यादा फिट है जी। उस सरकार में ये अलायंस पार्टनर्स का प्रेशर है वो किस तरीके से प्ले करता है और उसको कैसे अकोमोडेट किया जाता है। सर, इसी सवाल से आगे आपसे एक सवाल कि जैसे अभी सर ने कहा पोर्टफोलियो का वितरण जो होगा, जैसे अभी सूत्रों में आ रहा है कि टीडीपी ने कुछ पोर्टफोलियो मांग भी है, लोकसभा स्पीकर है, आईटी कम्युनिकेशन है, जल मंत्रालय है, उनकी बात है, कृषि भी उन्होंने मांगा है। तो नीतीश कुमार और टीडीपी को पोर्टफोलियो बांटना पहला सवाल, कितना आसान काम नहीं होगा। उसके अलावा सरकार के कुछ कोर एजेंडे हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात थी, सीए की बात थी, यूसीसी की बात थी, इनको कैसे एकोमोडेट कर पाएंगे सारे मुद्दों को? क्योंकि अगर हम जातीय जनगणना की बात करें, नीतीश कुमार का एक मुद्दा है, आरक्षण की बात करें तो उनका एक मुद्दा है, टीडीपी का भी एक मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बैंक है। तो चूंकि सरकार इस बार गठबंधन की है और ये दो बड़े पार्टनर हैं जैसे बात आ रही है, इन सबके साथ लेके चलेंगे कैसे? क्योंकि कई चीज़ें बीजेपी का जो कोर एजेंडा है वो हाशिए पे कहीं नहीं ला जाएगा अगर हम बात करें आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि दो हिस्सों में यदि हम देखें कंपल्शंस की बात, तो जहाँ तक मोदी प्राइम मिनिस्टर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उनका जो काम करने का तरीका है, चाहे वो डिवाइजिंग स्कीम्स हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हो, उनका रेगुलर रिव्यू हो और उसको निर्धारित समय में उसको डिलीवर करना हो, सर इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। जी सर। क्योंकि खास करके चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री मोदी, इनके काम करने के तरीके में, चंद्रबाबू नायडू भी अपने आप को एज अ डेवलपमेंट मैन दिखाना चाहते हैं। आईटी के रिफॉर्म में भारत को उनका जाना जाता है। दूसरा, उनको भी ये पता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि टेक्नोक्रेट्स का उपयोग कैसे किया जाता है। बिल्कुल सर। तो ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स को साथ में लेकर, तो जो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी डेवलपमेंट का एजेंडा है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सामान्यतः बात करते हुए अभी सब लोग जो है वो जेडीयू और टीडीपी की बात कर रहे हैं। मैं इसमें सबसे क्रिटिकल एलिमेंट जो मानता हूं, मैं चिराग पासवान और पवन कल्याण को मानता हूं। जी। दिखने के लिए वो 5 और 3 सीटें हैं, लेकिन आप इन दोनों को माइनस करके भी तो 272 पहुंचना है, तो ये 8 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके सिवा एक बड़ा पार्टनर बनता है
वो एक नाथ शिंदे वाला ग्रुप है, हाँ, जो 6-7 सीटों के साथ है। लेकिन उसके सिवा जो बाकी सब है वो 2 वाले 1 वाले हैं, उनको तो बहुत ज्यादा समस्या भी नहीं है, क्योंकि उनके स्टेट वाइज इक्वेशंस ऐसे है जयंत कि वो चौधरी बीजेपी के साथ रहेंगे। निर्भर रहेंगे। लेकिन जब हम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव या डेवलपमेंट एजेंडे में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहां तक मुस्लिम क्वेश्चन की बात की, मुझे नहीं लगता वो टीडीपी के लिए अभी बड़ा प्रॉब्लम है। जब वो इकट्ठा आंध्र था तो उस समय था, अब नहीं है उतना। मेन इशू ये आएगा, इसलिए सीए ये बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। बड़ा मुद्दा जो बनेगा वो फेडरलिज्म का बनेगा, जीएसटी वाला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्कीम्स वाला, उसमें स्टेट्स का हिस्सा। क्योंकि उस मामले में चंद्रबाबू नायडू बहुत सेंसिटिव है, और इस बहाने फिर नीतीश कुमार भी अपना या जेडीयू भी अपना इसमें असर्शन दिखाने का प्रयास करेगी। उसमें केवल स्पेशल स्टेटस ये विषय नहीं है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, तो वन नेशन वन इलेक्शन या आने वाले समय का डिलिमिटेशन के साथ साथ नई सीटों का बढ़ना, फिर महिला आरक्षण का विधेयक लागू करना, ये जो एजेंडा है, जहां पे एक तो स्टेट के डायनामिक्स इन्वॉल्व है और डिफरेंट कास्ट और जेंडर के डायनामिक्स इन्वॉल्व है, वहां पे ये अलाइज फिर अपने आप को या अपने कंसर्न्स को असर्ट करना शुरू करेंगे। जी सर। उसको कैसे एड्रेस किया जाता है, जी, इसके साथ साथ एक मुद्दा और आएगा जिसके संबंध में मुझे लगता है कि थोड़ा सा डेलिकेटली ट्रेडिंग करना होगा एनडीए गवर्नमेंट के नाते प्राइम मिनिस्टर मोदी को। वो इस डिलिमिटेशन के साथ साथ जब ये नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला चलाने का प्रयास होगा, उस समय चंद्रबाबू नायडू एक जमाने में उन्होंने वाजपेयी गवर्नमेंट के समय डिलिमिटेशन रोकने की सलाह दी थी, जी, क्योंकि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दक्षिण की सीटें कम होने की जो संभावना है, उससे उस समय वो बचना चाहते थे। इसलिए वो 1976 का सेंसस का ये भी कायम रहा, 1971 वाला, और उसके साथ साथ सीटों का फॉर्मूला भी कायम रहा। अभी जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया है, उसके साथ आइडिया ये था कि प्रोपोर्शनेटली शायद सीटें कम होगी, लेकिन इफेक्टिवली क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है, क्योंकि 33% सब जगह पे बढ़ेंगी, तो मान लीजिए कि 39 सीट्स है तमिलनाडु की, या आंध्रा की सीट्स है, या कर्नाटका की सीट्स है, तो उसमें तो इजाफा ही होने वाला है। जी बिल्कुल, वो ऐड ही होने वाली है जी, जी। महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के बाद। तो इसलिए फिर वो तुलनात्मक इससे नहीं रहेगा कि यूपी को कितनी मिली है और बिहार को कितनी मिली, वो रहेगा हमारे पास कितनी थी और अभी कितनी है। जी। अब उस समय ये डिलिमिटेशन लागू करते समय चंद्रबाबू नायडू जैसे व्यक्ति को साथ में लेकर इसको कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाता है, ये देखना। आप देखना, चाहे अटल जी के समय हो, चाहे वो बाद में जब कुछ समय के लिए चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए के साथ रहे, तो उस समय हमेशा से उन्होंने जो सेंटर में मिनिस्टर्स दिए, बाल योगी के समय से आप देख लीजिए, तो वो बहुत ही उनके इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक्सपीरियंस पर्सन, या जिनको मैं टेक्नोक्रेट्स कह रहा हूं, उसी कैटेगरी के लोग दिए। बिल्कुल सर। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ये बहुत बड़ा इशू, मिनिस्ट्री ये बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस एजेंडे को लेकर इवन सीए की इंप्लीमेंटेशन में मुझे, क्योंकि वो ऑलरेडी पास हो चुका है और आंध्रा के लिए ना बिहार के लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जी। मुद्दा तो पश्चिम बंगाल के लिए है, राजस्थान के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो ऐसे में यूसीसी में तो माइनर चीज़ें हैं, उसमें से 2 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है, तो वो भी बहुत बड़ा मेरे लिए इशू नहीं है। स्टेट वाइज उसको इम्प्लीमेंट करने की बीजेपी रूल स्टेट्स में तो ऑलरेडी स्ट्रेटेजी, और उत्तराखंड का भी फीडबैक आएगा, उसी आधार पर उसका ये आगे डिसाइड होगा। वैसे भी यूनिफॉर्मिटी भारत जैसे स्टेट में, मैं तो इसीलिए नेशनल सिविल कोड कहता हूँ या कॉमन सिविल कोड कहता हूँ, यूनिफॉर्म क्या होता है। जी।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो बड़ा एजेंडे का इशू अभी एनडीए गवर्नमेंट के लिए होगा। लेकिन ये जो है कि डेवलपमेंट का नैरेटिव, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर और डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लागू करना, क्योंकि हम बहुत लोग, मुझे आश्चर्य लगता है लेकिन मीडिया में भी हम लोग बहुत लोग ये भूल रहे हैं कि दिस इज वर्चुअली एंड टू 543। ये लास्ट इलेक्शन था 543 का जी। तो अभी तो आने वाले सारे ही इक्वेशंस बदलने वाले हैं। जी जी, पूरा। तो वो इक्वेशंस कैसे इवॉल्व होते हैं इस पर, उसमें ये जो पुल्स एंड प्रेशर स्टेट्स वाले, एनडीए पार्टनर्स वाले ये जो काम करेंगे वो देखना मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैम आपसे दो सवाल एक साथ। पहला सवाल आपसे, आपने किताब लिखी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। गठबंधन सरकार की जैसे बात हुई तो 1996 में वाजपेयी सरकार साहब ने पहली बार सरकार ऐसी चलाई थी। मनमोहन सिंह को इसका अनुभव रहा, जो कि हम 90 के बाद का दशक देखते हैं। तो वर्तमान सरकार के बारे में, आप जो सरकार बीती उसके बारे में आपका अनुभव कैसा रहा, किताब के मार्फत आप क्या बताएंगी? सेकंड सवाल ये, जब बार बार ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी, ऐसा नैरेटिव गढ़ गया कि बीजेपी चुनाव हारी है, जबकि बीजेपी सबसे अधिक सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी आई है, उसके आसपास और निकट भी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी सरकार बनाने भी जा रही है। तो यह जनादेश किसकी जीत और किसका हार है? क्या ये सत्ता पक्ष के खिलाफ एक नैरेटिव दिया गया है जैसा गढ़ा जा रहा है? क्या ये नैरेटिव सच में है या फिर मोदी के खिलाफ नैरेटिव है? कैसा, आप इसको कैसे देखती हैं? इन दो सवालों के उत्तर आपसे। अच्छा, पहले दूसरा सवाल अगर ले लिया जाए तो वो बात बिल्कुल सही है आपकी। 240 अगर सीटें आती हैं, 10 साल के पावर के बाद आती हैं, थर्ड टर्म आप जा रहे हैं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। नेहरू ने क्लीन मेजॉरिटी जीती थी, उस समय 47 to 48% वोट शेयर था 62 में, जब वो तीसरी बार पावर में आए। उसके बाद इंदिरा गांधी हार गई 77 में, बुरी तरह हार गए। 10 साल के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह बुरी तरह हार गए। मतलब ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया 40+ में आ गई ना। तो ये उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि को बेहद सेटबैक मिला है। क्यों? क्योंकि 400 पार का नारा था। और इस बार अमित शाह ने नहीं नारा दिया कि भाई आप वर्कर्स को पेप अप करेंगे, प्रधानमंत्री ने अपने आप वो नारा दिया और ये मान के दिया कि हम एनडीए के साथ, बीजेपी हो सकती है, एनडीए के साथ हम पार कर लेंगे। अब इसका असर उल्टा हुआ कई कम्युनिटीज़ में, जो हमने देखा, जो इंटेलिजेंस या मिडिल क्लास, उसको लगा कि क्या हम वन पार्टी रूल की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, क्या होने जा रहा है। और दलित का तो हमने देखा, उत्तर प्रदेश में इतना इम्पैक्ट हुआ, दलित टोलों में, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, ये तो मैंने देखा है। वहाँ चर्चा यही हो रही है कि बाबा साहब की किताब को ख़त्म कर देंगे और हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। ये कांग्रेस की बहुत सफलता है। कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ये बात, कॉन्स्टिट्यूशन इतना एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है, उसको एक इमोशनल नारे में कन्वर्ट कर दिया और उसका वोट पे असर हुआ। तो ये जो चीजें हुई हैं ना, एंटी क्लाइमेक्स, और फिर एग्जिट पोल्स आ गए, उन्होंने भी बेतहाशा दे दिया। तो जब ऐसा वर्डिक्ट आया तो इट वाज सीन एज अ ह्यूज सेटबैक, क्लाइम डाउन, एंटी क्लाइमेक्स। जी मैम। तो वो मॉरल डिफीट जो कहा जा रहा है नहीं, और ये 2014 और 2019 के बैकग्राउंड में भी देखना चाहिए। जी जी, देखिए 2009 की तुलना में यदि हम देखते हैं कि कांग्रेस के 206 के तुलना में मान लीजिए बीजेपी को 2014 में 240 गठबंधन की सरकार सबसे अधिक सीट इनकी बन रही, क्योंकि नहीं मैं कह रहा हूँ 2009 की तुलना में 2014 में मोदी जी को मान लीजिए 240 सीटें आई, मतलब बीजेपी को 240 सीटें आई होती, तो क्या वो सेटबैक माना जाता का? नहीं, जाहिर सी बात है। 147 और 140 पर ही तो 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी। और चूंकि अब तक सबसे अधिक गठबंधन के अगर आंकड़े कहे जाएं तो सिर्फ नरसिम्हा राव का जो आंकड़ा 232 का आंकड़ा था, उसके बाद कोई आंकड़ा इसके बराबर का आंकड़ा नहीं गठबंधन की सरकार में। हाईएस्ट आंकड़ा कहा जाएगा तो सबसे बड़ी पार्टी इन्हीं को कहा जाएगा। तो इसीलिए वो जो पर एक्सपेक्टेशन मोदी जी से जो थी ना भाजपा से इस बार 282, 303 इनके तुलना में जब हम देखते हैं तो ये कम लगता है। तो फिर वो तो वो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है, एक नेचुरल वो है। मैं एक चीज को रिएक्ट करना चाहती हूँ, रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ जो आप बोले हैं कि देखिए डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज आप सही कह रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स सबके बढ़ेंगे,
महिला आरक्षण में उसको किया जाएगा। उसमें मुझे तो डर है कहीं लीगल उसमें चला गया और वो जाएगा, डिलिमिटेशन चैलेंज होगा तो 2029 में भी महिला आरक्षण बिल नहीं आने वाला, 34 में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। खैर वो अलग चीज़ है। लेकिन जो ग्राउस है साउथ में जो सुनने में आता है कि नॉर्थ की सीटें बढ़ेंगी, उनकी भी तो बढ़ेंगी ना एब्सोल्यूट नंबर में, तो कंपैरिजन तो किया जाएगा। साउथ और नॉर्थ के बीच का जो कंपैरिजन है वो उनको परेशान कर रहा है। इसलिए टैक्स टेररिज्म ये कैसे हैंडल होगा, सेंसिटिविटी से हैंडल होगा। गृह मंत्री ने, अमित शाह ने बोला है इसको हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, ये भी बोला है कि हम साउथ के साथ अन्याय नहीं करेंगे, पर ये कैसे होगा? मतलब अब एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने की जो शैली रही है वो क्विक डिसीजन, यू आर कन्विंस्ड, कर लिया, आपने नहीं देखा उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होंगे, असर क्या होगा और लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं। अब वो प्रोसेस को करना पड़ेगा और साउथ को कैसे होता है ये एक बड़ी चुनौती है। बट आई ऑल्सो फील नरेंद्र मोदी इज फ्लेक्सिबल इनफ टू, देखते हैं कैसे करते हैं ये। और अभी इस बार इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के साउथ में स्टेक्स बड़े हैं, नॉट डायरेक्टली, मतलब आप केवल सीट्स में मत देखिए, वोट परसेंटेज में भी देखते हैं। तो चाहे तेलंगाना में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे केरल में हो, तो बीजेपी को भी अपने एक्सपांशन का स्कोप तो वहीं पे है, करना पड़ेगा। तो वो वहां पे उनको वो सेंसिटिवली और वो अदरवाइज भी हम आप ऑल ओवर जब नेशनल सिक्योरिटी की, नेशनल इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो उसमें भी, क्योंकि ये थीसिस तो यूरोप की एक यूनिवर्सिटी से चला हुआ थीसिस है, उसमें द्रविड़िस्तान की भी बात थी, अलग सदन फेडरल स्टेट की भी बात थी, तो ये तो एक पीएचडी थीसिस के आया हुआ सारा मामला है। उसको टैक्स से भी जोड़ा गया, उसको सीटों से भी जोड़ा गया, उसको आर्यन द्रविडियन थ्योरी से भी जोड़ा गया। तो ये सिस्टमेटिकली किया हुआ है और ये बहुत बड़ी मतलब आइडियोलॉजिकल और ये भी कंसर्न है कि ये बाहर की फोर्सेस कैसे इश्यूज को प्लान करती है और वो सस्टेन कर जाते हैं यहाँ पे, तो उसको भी एड्रेस करना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहेगा। सर आपसे एक सवाल की, लेकिन शायद नीरजा जी का सॉरी एक वो आपने जो डिसीजन मेकिंग में किताब के संदर्भ में आपका, मैं किताब 6 प्रधानमंत्रियों पे लिखी, इंदिरा गांधी से लेके मनमोहन सिंह तक। नरेंद्र मोदी को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा जैसे जैसे मैं काम करती गई कि एक्चुअल स्टोरी जब इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है ना तो एक्चुअल स्टोरीज नहीं मिलती हैं। बाकी प्रधानमंत्रियों के बारे में भी जो बातचीत हुई उनके पावर में बाहर जाने से। तो क्या आगे मोदी पर कोई किताब लिखने की तैयारी? अब देखिए कैसे कैसे चीजें होती हैं, बट एक फिनोमिनन है, नरेंद्र मोदी एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो क्लियर है। एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है उनका जिसकी बातचीत की है। एक मैं मानती हूँ ये धक्का लगा है, इसको धक्का मानेंगे, हालांकि थर्ड टर्म हम कह रहे हैं पर धक्का है और उनको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, सबको साथ लेके, सबको साथ एलाइज को ही नहीं, उसमें अपनी पार्टी के अंदर जो नेता अलग थलग हो गए थे ऑपोजिशन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो एक नई चुनौती उनके सामने है आज। सर आपसे सवाल, जैसे बात हो रही है कि कास्ट पॉलिटिक्स की जब हुई उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक काम किया, दलित वोट बैंक जो सबसे अधिक खिसका, ओबीसी खिसका, दलित खिसका, मायावती एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। अगर हम 9 का चुनाव देखें 27% वोट मायावती के पास था, 14 में करीबन 19 से 20% वोट मायावती के पास दलित का था, लेकिन आते आते 10% के करीब 9.7 या कैसे कुछ आंकड़ा आया जिसके तहत उनका वोट खिसक गया, सीट भी हासिल नहीं कर पाई क्योंकि 9 में 20 सीटें थी, 14 सीटें आई 14 में, लेकिन अब सीट्स नहीं आई। चंद्रशेखर आजाद नहीं 10 थी, हाँ 2019 लेकिन उसके बाद का जो आंकड़ा रहा 24 में मतलब सीटें उनकी नहीं आई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद राघवाड़ एक नेता के तौर पे उभरे जिसका बड़ी जब उनके आकाश आनंद आए, उन्होंने काफ़ी आलोचनाएं करी प्रधानमंत्री मोदी की और एक हमलावर रहे, उनको हटा दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक वैक्यूम खड़ा हो रहा है बीजेपी को और दलित पॉलिटिक्स करनी है ऐसा माना जा रहा है? तो बीजेपी को एक नेता खड़ा करके दक्षिण भारत के अंदर जो मूल वोट बैंक है वो पिछड़ी जातियों का है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि एक नेता पूरे देश में दिखना जो दलितों का नेतृत्व तो करे, उसका अभाव या कास्ट पॉलिटिक्स में बीजेपी में दलित नेता का अभाव
बीजेपी के अंदर और पूरे देश में अगर हम नेशनल पॉलिटिक्स के संदर्भ में देखें तो कोई ऐसा नहीं था जैसे मायावती के नाम पर, काशीराम के नाम पर एक दौर था जब वोट पड़ जाया करते थे। नहीं, क्योंकि यूपी में केवल मर्यादित नहीं था। एक जमाने में नीरजा जी को पता है, पंजाब में एक बहुत बड़ा वोट शेयर था, 13-14% का वोट शेयर लगा था। दिल्ली में 12% का वोट शेयर बीएसपी के पास कंसिस्टेंटली रहा है। मध्य प्रदेश में 6-7% का वोट शेयर भी, लेकिन वो धीरे धीरे श्रिंक होते 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 जो बीजेपी ने स्पेस ऑक्यूपाई की उसमें। लेकिन इस बार मुझे जो लगता है कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट्स एक इकोसिस्टम के जिन्होंने किया है कि हिंदुत्व ये नाम आने के बाद इसेंशियली वो एंटी दलित है, एंटी रिजर्वेशन है। ये परसेप्शन ओवरवेलमिंगली कन्वे करने में, बिल्ड करने में, मैंने कहा ना कि नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट में तो वो सबड्यू हो जाता है, इस बार वो सक्सेसफुल रहे। सर देखिए, मेन तो क्या है ना, दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है कि ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है लंबे समय से, आज भी कंटिन्यू कर रही है कि आप दलित हैं तो आप दलित वोटर्स को एड्रेस कर सकते हैं, आप ओबीसी हैं तो आप ओबीसी के नेता हैं। देखिए, पिछले 10 साल में जो मोदी रिजीम रहा उसमें क्या हुआ, इसी को तो बदलने की कोशिश हुई ना सर, कि यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी अ ओबीसी लीडर कि भाई तब हम ओबीसी के इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। आप दलित हैं तो 5 साल पूरा ओबीसी पे किस तरीके से फोकस करके उन्होंने अपने इसमें लिया ना ओबीसी को। इवन ये तक बात आ रही थी 2019 में, ख़ास तौर से 14 में भी थोड़ी सी बात, कि किस तरीके से यादव भी यूपी में भी, बिहार में भी, वो भी खिसक के आ रहे हैं कि हमारे इश्यूज़ को एड्रेस कौन कर सकता है, दलित के इश्यूज़ को एड्रेस कौन कर सकता है। ये एक्सपेरिमेंट पिछले 10 साल में रहा है कि आप उसी कास्ट के हों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसके इश्यूज़ को लेकर के हम उसको अपने साथ जोड़ें। ये कोशिश हुई। आप अब ठीक है कि एक टाइम था कि काशीराम जी से शुरू हुई बात। काशीराम जी, मायावती ने उनको बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को अपना एड्रेस किया। बिहार में रामविलास पासवान, अभी भी चिराग पासवान उसको ये कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे जो भी लीडर हैं, इस पूरे इलेक्शन का सबसे बड़ा मैसेज क्या है, यही तो है कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव बहुत सक्सेसफुल रहे कि किस तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन को साधा जाए, या तेजस्वी जिस तरीके से अपना इमेज चेंज कर रहे हैं, और जहां उनको यादव को भी देना था वहां पर यादव को छोड़ करके सोचा कि चलो यहाँ कुशवाहा को दे दें। वो क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है सबको कि आप एक कास्ट को लेकर के आप ये सोचेंगे कि हमारी जीत होगी। मायावती कभी सिर्फ दलितों के भरोसे तो कभी सत्ता में आई नहीं। सोशल इंजीनियरिंग की मिश्रा जी के साथ इंजीनियरिंग करनी पड़ी, और अगर ब्राह्मण उनके साथ गए तो क्यों गए? कोई ब्राह्मण लीडर तो नहीं थी, फेस नहीं थी जी। लेकिन एक लीडर के रूप में लगा कि हम इनके साथ जा सकते हैं, हमारे इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे, ब्राह्मणों के भी जो एक होता है। ये मैं मानता हूँ कि ये सच है कि एक अभी भी सोसाइटी में है कि लोगों को लगता है कि एक जो कास्ट आइडेंटिटी होती है ना, कि ये हमारे दलित हैं और ये हमारे लीडर हैं। बिल्कुल हमारे लीडर हैं, हमारे अपनों के बीच में। एक भाई, मैं जौनपुर गया था तो वहाँ एक दलित व्यक्ति के घर में मैं गया भी, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या है, किसको वोट डालेंगे? नहीं है तो उन्होंने कहा कि जहाँ अपनत्व हो वहाँ वोट डालेंगे। उनका मैसेज था ये कि बसपा के कैंडिडेट को देंगे। हालांकि वहाँ बसपा, जब धनंजय सिंह की वाइफ हट गई तो बसपा का वहाँ जीत का वो खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी तो वो आइडेंटिटी अभी भी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोदी जी ने जो एक वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, इंडियन पॉलिटिक्स में ये होना ज़रूरी है। बार बार किसी कास्ट से ही एक चेहरे को खड़ा करके हम उस इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, ये धीरे धीरे उसी फिर से ये जो बात हो रही है ना पूरी, कि आखिर इंडियन वोटर परिपक्व क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा है कि अगर मोदी जी बोल रहे थे वहाँ पर कि भाई हम 2047 तक देश को डेवलप्ड बना देंगे, अगले 3 साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, पब्लिक क्यों नहीं समझ पा रहे थे जी। कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या फ़ायदा होता है, कैसे ट्रिकल डाउन करके नीचे तक आता है, ये नहीं समझ रही थी ना। उनको तो वो ज़्यादा अच्छा लगा ना कि राहुल गांधी ने कहा कि हम 1 लाख रुपये महिलाओं को देंगे, 1 लाख रुपये युवाओं को देंगे। सर, इसी जुड़ा आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने एक पॉइंट कहा कि वोटर मैच्योरिटी के संदर्भ में, तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ करप्शन का मुद्दा था, राशन घोटाला था, शिक्षक भर्ती घोटाला मौजूद था,
वहाँ पर बात हो रही थी संदेश खाली की, बशीरहाट सीट, तो वहाँ पर ही संभावना थी। और ये एग्जिट पोल से लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पंडित भी ये बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में शायद बीजेपी का प्रदर्शन पहले की तुलना में बहुत अच्छा होगा, 18 सीट के आगे बीजेपी अपनी गाड़ी बढ़ा लेगी। लेकिन ममता अपना किला कैसे बचा लेगी इतने तमाम आरोपों और मुद्दों के बावजूद? देखिए, पश्चिम बंगाल का रिजल्ट सचमुच में बहुत ज़्यादा चौंकाता है। जी। क्यों? क्योंकि जो 2-3 इश्यूज़ होते हैं जो जनता को सीधे फील करती है जनता उस इश्यूज़ को, वो होता है एक तो करप्शन, दूसरा होता है लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा जो मुझे पिछले लोकसभा और उससे पहले के असेंबली इलेक्शन में भी दिखा था कि धीरे धीरे एक ये फीलिंग आ रही थी कि ममता दीदी जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा कर रही हैं। मैं तुष्टीकरण वाली बात कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर रही हैं। कई लोग मुझे ऐसे मिले जो कि लंबे समय तक दिल्ली जैसे स्टेट में यहाँ पर जर्नलिज्म करते रहे और बाद में वहाँ शिफ्ट हुए, उनकी ओर से भी इस तरीके का रिएक्शन आ रहा था कि कुछ ये 3 चीज़ें थी वहाँ। उसके बाद अभी लास्ट में आते आते संदेश खाली जैसी घटना हुई, जो कि बहुत एक ये था इशू कि भाई एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है, आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं, डिफेंड कर रही हैं उसको। इस तरीके के फिर इशूज़ आए। फिर भाजपा वहाँ क्यों घटी, ये मुझे लगता है ये भाजपा को सचमुच में इस चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आप फिर वही वाली बात आती है कि थोड़ा सा क्या है ना, जो इन्होंने बात कही कि इंडियन वोटर जो है ना वो कुछ इश्यूज़ को लेकर के बहुत टची होता है कि आप क्या बोलते हैं। इस तरीके के इश्यूज़ आते हैं। पिछली बार एक घटना हुई थी, जो दीदी वाली घटना हुई थी, उस चीज़ के बाद में बहुत ज़्यादा दिनों तक गूंज दिखाई दी थी। मैं सही मायने में मैं अभी नहीं समझ पाया हूँ पश्चिम बंगाल को। आप समझाएं तो। मेरा बंगाल के बारे में थोड़ा सा अलग टेक है। बंगाल को हमको 2 हिस्सों में अलग अलग देखना चाहिए, नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल। साउथ बंगाल जिसको भद्रलोक कहा जाता है, ग्रेटर कलकत्ता कहा जाता है और उससे जुड़ा हुआ हिस्सा है, वहाँ पे बंगाली नेशनलिज्म वर्सेस इंडियन नेशनलिज्म ये सेंटिमेंट हमेशा रहा है। एक सुप्रीमेसी ऑफ बंगाली नेशनलिज्म ये सेंटिमेंट रहा है। और वो हमेशा से बीजेपी के आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को वो आउटसाइडर के रूप में प्रस्थापित करके माना। आप जादवपुर की सीट देख लीजिए, आप स्पेशली कलकत्ता और आसपास का सारा ये देख लीजिए, तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय वहाँ पे है कि बीजेपी बंगाली नेशनलिज्म को कैसे, जो नॉर्थ बंगाल है, जो पिछड़ा हुआ है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे शब्दों के ये प्रयोग करने चाहिए नहीं करने चाहिए, लेकिन ये बंगाल में बहुत कॉमन है, वो शूद्र लोग कहते हैं। तो भद्रलोक और शूद्र लोग वहाँ पे क्लियर कट और वो बहुत बड़ा बांग्लादेश से आया हुआ वर्ग है। सीए का लाभ मिलने वाला बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पे है। वहाँ पे बीजेपी ने अच्छा किया है ट्रेडिशनली। मतलब पिछले 2 चुनाव हम विधानसभा और लोकसभा की बात करें तो भी बीजेपी ने वहीं पे अच्छा किया है। दूसरा मुद्दा, जहां जहां पे लंबा समय कम्युनिस्ट रूल रहा, चाहे केरल में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे बंगाल में हो, वहां पे स्ट्रक्चरली स्टेट का पूरी की पूरी मशीनरी पॉलिटिसाइज हो जाती है। वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का वो बेसिक कैरेक्टर है, टेकिंग ओवर द स्टेट। तो वहाँ पे पुलिस मशीनरी भी पॉलिटिसाइज हो जाती है, वहाँ पे पूरी की पूरी एजुकेशनल मशीनरी भी पॉलिटिसाइज हो जाती है, वहाँ पे पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी भी पॉलिटिसाइज हो जाती है, बैंकिंग सिस्टम भी पॉलिटिसाइज हो जाती है। जो घोटालों की बात आपने की, तो वो बेसिकली ऐसी स्थिति में किसी भी नई पार्टी को पनपने के लिए आपको केवल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, केवल पॉलिटिकल कैंपेन इससे पर्याप्त नहीं होता है। आपको स्ट्रीट पावर खड़ी करनी पड़ती है उस पूरे स्टेट मोनोपोली को चैलेंज करने के लिए, जो ममता ने लेफ्ट के खिलाफ किया था नंदीग्राम के समय। जी। मुझे नहीं लगता बीजेपी अभी भी उस स्थिति में पहुंची है कि उस स्ट्रीट पावर के साथ ममता के रेजिम के खिलाफ उतरे। जी। और तीसरा ऑब्वियस एडवांटेज उनको है ही, इन्होंने बहुत बच के कहा, लेकिन वास्तविकता यह है कि 8 से 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है, बीजेपी कुछ भी कर ले 30% 40% का जहां पे मुस्लिम वोटर है,
और जहाँ पे बांग्लादेश से आया हुआ माइग्रेंट वोटर है और जिनके बारे में ये खुलेआम वो कहती है, मतलब वो दुर्गा मंडप में जाकर वो जब अल्लाह को याद कर लेती है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, जो बंगाल में कुछ समय पहले तक ये शायद सोचा नहीं जा सकता था, कोई कम्युनिस्ट लीडर भी इस तरह से कभी नहीं सोच सकता था, लेकिन वो करती है। रामनवमी का और जब मुहर्रम की ये आती है तो रामनवमी के जुलूस को रोका जाता है। जी जी। तो और मुझे लगता है कि उसमें बहरामपुर की सीट सबसे क्लासिक उदाहरण है। हाँ। मतलब यदि वहां पे टीएमसी का कैंडिडेट भी हो तो अधीर रंजन जी बाबू के साथ रहने वाला मुस्लिम वोटर बाहरी और अंदरूनी इस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और वो गुजरात से गए हुए, मतलब और वो गुजराती बंगाली के नाम पर भी करने का प्रयास है, लेकिन गुजरात से गया यूसुफ पठान चलता है। हाँ, यूसुफ पठान चौधरी गुजराती बोलने वाला, वो तो बंगाली नहीं बोल पाता। जी जी। जो थोड़ा बहुत कलकत्ता की टीम में रहने के कारण बोल पा रहा होगा, लेकिन वैसे कोई भाषण वाषण तो नहीं कर पाता। तो गुजराती यूसुफ पठान चल जाता है, वहां पे अधीर बाबू भी हार जाते हैं, ये तो क्लियर कट दिखाता है। जी जी। मैम, मेरा आपसे एक सवाल, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या बीजेपी ये समझ नहीं पाई कि जाट है, राजपूत हैं, SC ST हैं, आपका जो CM है वो भजन लाल शर्मा ब्राह्मण हो जाते हैं। यही बात अगर हम करते हैं केरला के अंदर आकर कि केरला में बीजेपी की पहली जीत बीजेपी कहाँ से होती है, तमिलनाडु में आप अन्नामलाई को चेहरा बनाते हैं, पूर्व IPS हैं, उनका जादू नहीं चलता, अच्छी फाइट है, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है, इसमें शक नहीं। कर्नाटका में क्या राहुल गांधी की जो या कांग्रेस की गारंटियाँ जो 5 गारंटियाँ क्या बीजेपी के कैंपेन पे भारी पड़ गई? आई थिंक एक चीज़ मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, फिर आई विल आंसर। ये जो आपने कहा था ना कि कहीं ना कहीं दलित को ये मैसेज चला गया कि हिंदुत्व का प्रोजेक्ट उनके खिलाफ है। मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में दलित, मायावती के दलित, उन्होंने कहा, मुझे बात हो रही थी कि अगर मायावती यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट देती, जो उन्होंने और जगह दिया, तो हम बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाते। तो हिंदुआइजेशन जो हुआ है वो अपर कास्ट का नहीं हुआ है, वो दलित का भी हुआ है। लेकिन इस बार जो शिफ्ट हो रहा है, मेरा सवाल है ये पर मुझे लगा शायद शिफ्ट हो रहा है, यही दलित बोलते हैं कि हमको बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, हमको रहना तो इनके साथ ही है। तो ये फीलिंग कि हमारी हिंदू आइडेंटिटी है, हमें गर्व है, हम नरेंद्र मोदी को बहुत लोग मानते हैं हिंदू रक्षक, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस तरह से नहीं चलेगा। तो ये इसमें डिस्टिंग्विश करने की शायद ज़रूरत हो। अब ये सही भी है, ये मेरा रीडिंग था वहाँ घूम के कि इस बार हिंदू मुस्लिम, और हर एक ने ये कहा कि ये बारे में तो इतना नहीं कहूँगा, लेकिन मैं क्योंकि महाराष्ट्र की ग्राउंड लेवल की ये जानता हूँ, वहाँ पे जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स जो इवॉल्व हुआ है, न्यू बुद्धिस्ट पॉलिटिक्स इवॉल्व हुआ है, उसमें ये एक अंडर करंट रहा है। उसमें एक वहाँ की जो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स रही है उसका भी इन्फ्लुएंस रहा है उसमें, दलित पैंथर के समय से, और उस कारण से उन्होंने ये सक्सेसफुली किया। इस बार यूपी में कुछ हद तक, राजस्थान में भी, उसमें ये रिजर्वेशन वाला जो मुद्दा कम्युनिकेट करने में जो कांग्रेस कुछ हद तक सफल है, उसके कारण ये कि हिंदुत्व का लार्जर प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमको इसमें हमारी जो आइडेंटिटी है, मतलब वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, जब हमारी कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, उसको कहीं डेंट करता है क्या, उसके अगेंस्ट जाता है क्या, ये कुछ हद तक महाराष्ट्र में तो ये डेफिनेटली ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखा। इस संदर्भ में मैंने कहा। अच्छा, राजस्थान बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि राजस्थान में इतनी सारी, अब लोग कहते थे कि टक्कर है, और मैंने ही गिनी थी 10 सीटें जहाँ टक्कर थी, और कई जगह मैं गई थी और वो टक्कर थी। पर जो सामने आ रही थी चीज़, राजस्थान में नाराज़गी जाटों की थी, ऑफ कोर्स। कई जगह जाट वर्सेस राजपूत था, कई जगह फैक्शनल फाइट थी। चूरू में जैसे एक कैंडिडेट को नहीं दिया टिकट, तो मतलब लड़ाई हो गई उसमें। मोदी वर्सेस लोकल, और लोकल ने मोदी की जो इमेज थी उसको गौण कर दिया। लोकल बिकेम वेरी डोमिनेंट इन राजस्थान। अच्छा, उसके भी क्यों राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, उत्तराखंड में क्यों नहीं हुआ, हिमाचल में क्यों नहीं हुआ, दिल्ली में क्यों नहीं हुआ?
ये सवाल तो उठेगा। हरियाणा में तो जैसे मैंने कहा जाटों की नाराजगी एकदम स्पष्ट थी, और नॉन जाट कंसोलिडेशन जो हरियाणा में नॉर्मली होता है वो आपने सीएम बदल दिया, सैनी को ले आए, लेकिन वो उस मायने में नहीं हो पाया हरियाणा में। पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, जिस सबके जैसे जैसे आंकड़े आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, ये इलेक्शन एक मायने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स इलेक्शन स्टडी बन सकता है पूरी तरह से, आप कहते हैं एक तरह से। हाँ। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें एक बात जोड़ूंगा राजस्थान के संबंध में। आप साबरकांठा सीट को देखते हो, गुजरात की, जो बीजेपी पहली बार लूज की है पिछले 2 चुनाव के बाद, और उससे जुड़ा हुआ ऊपर का हिस्सा देखते हो, जिसमें एक सीट पहली बार भारत आदिवासी पार्टी नाम की एक पार्टी बनती है, जो कुछ अपना प्रभाव प्रयास करती है विधानसभा चुनाव के समय भी, और वो सडनली एक सीट जीत रही है, और उसका आसपास का पूरा जो ट्राइबल डोमिनेटेड बेल्ट है वहाँ पे बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं केवल वो जाट राजपूत वाला ये नहीं मानता। एक मतलब ये साबरकांठा की सीट और उससे पहले बनासकांठा की सीट टाइट हो जाना गुजरात में, और उसका रिफ्लेक्शन राजस्थान वाली बॉर्डर में दिखना, ये एरिया ऐसा है जो गोविंदगिरी जी वाला पुराना हिस्सा माना जाता है, जहाँ पे ट्राइबल रेजिस्टेंस ब्रिटिशों के खिलाफ भी बहुत बड़ा हुआ था। वहाँ पे ये जो पहली बार पेनेट्रेशन हुआ है और ये पार्टी गठन हुई है, ये प्रयोग पिछली विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में उसको इफेक्टिवली काउंटर करने का एक लोकल मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ था। वहाँ पे यूथ्स की एक अलग से गुजरात कॉलेज लेवल पर भी उसकी विंग, ये सब प्रयास हुए थे, लेकिन राजस्थान में वैसे प्रयास नहीं हुआ है। उसका अभी ये परिणाम दिख रहा है। अच्छा, अंदर खाने अगेन जैसे और जगह हुआ है, यूपी में पार्टी के अंदर से पुश आया है कुछ करने का, जहाँ लोग नाराज थे, अपनी नाराजगी व्यक्त हुई है, काम नहीं किया, कैंपेन नहीं किया, सिटिंग कैंडिडेट, हाँ वो तो सिटिंग कैंडिडेट वाला जो है, सिटिंग एमपी वाला, वो तो वसुंधरा राजे का सिंधिया का क्या रोल रहा? बहुत चुप थी वो, पर क्या रोल था, क्या था कुछ? तो उनके बेल्ट में थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखना पड़ेगा जी। सवाल उड़ीसा से भी मेरा इसी के बीच आपसे, और जो आपने साउथ का पूछा, जी साउथ का, जी तमिलनाडु का पॉलिटिक्स के बारे में आपने जो कहा, मैं उससे एग्री नहीं करता। तमिलनाडु में ओबीसी लीडर के नाते अन्नामलाई को लेकर आना और 10-11% के वोट शेयर पर बीजेपी पहुंचना, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। उसको आप सीटों में मत देखिए जी। दक्षिण का प्रोजेक्ट ऑल बाय एंड लार्ज बीजेपी का एक मेरी बातचीत अभी असोची से उन्होंने कहा भी ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। केरला इज मोर कॉम्प्लेक्स। केरला में तिरुवनंतपुरम की सीट और अंटिंगल की सीट यदि हम देखेंगे तो हमको सीधा सीधा ध्यान में आता है, वहाँ पे लेफ्ट का वोट इस बार भी शिफ्ट हुआ है। बाकी जगह पे सही में ट्रायंगुलर फाइट हुई है। वो ट्रायंगुलर फाइट होने के बाद भी त्रिशूर की सीट सुरेश गोपी के इंडिविजुअल इसके कारण वो एड ऑन हुआ है वोट। लेकिन जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर की सीट ये सबसे अनसेफ सीट थी। फाइट देना, यदि आप मतलब आप अन्नामलाई के हिसाब से सोच रहे हो और उस कास्ट इक्वेशन के, तो सबसे डिफिकल्ट सीट थी। क्योंकि और एआईएडीएमके ने वो प्रेस्टीज की इशू बना दिया, क्योंकि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है अलायंस टूटने के लिए। लेकिन एआईएडीएमके का अपना वोट जो 30-32% तक का एक कमिटेड वोट माना जाता था, जयललिता रहे नहीं रहे, वो सडनली 15-20 तक आ जाना, बीजेपी 10-11 पर पहुंच जाना। तो क्या इनका अलायंस होता तो कुछ इक्वेशन बनती? नहीं, बीजेपी को वहां पे अपनी स्पेस बनानी है, तो वो एआईडीएमके के साथ। देखिए, तमिलनाडु में हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट एलिमेंट रहा है, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को भी पूरी तरीके से नहीं मानता, तमिलियन आइडेंटिटी को मानता है। मैं डेलिबरेटली डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इसीलिए आप देखेंगे तो अन्नामलाई बार बार अपनी पूरी यात्रा में द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस को क्वेश्चन कर रहे थे। उसकी डिलीवरी अभी पहली बार तो ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु के गांव-गांव में बीजेपी एज अ पार्टी और कमल एज अ सिंबल ये रजिस्टर हुआ है। इससे पहले तो वो भी नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी क्या बोल रहे हैं उसको तमिल में कम्युनिकेट करने वाला वहां पे कोई लीडर नहीं था। पो राधाकृष्णन है या ये
तमिल सुंदर है या पहले एच राजा थे, ये अपने अपने पॉकेट के और अपने अपने कम्युनिटी के इसेंशियली लीडर्स थे। पहली बार उसको ब्रिज करते हुए कॉमन तमिल मासेस से बात करने के लिए वहां पे के अन्नामलाई जैसा लीडर है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के रूप में देखना चाहिए, जैसे तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना में एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बीजेपी ने अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, संजय पिछले विधानसभा चुनाव में कंटिन्यू कर गए होते और वहां की विधानसभा की ये लीड करते तो शायद इस समय और भी हमको अलग चित्र मिलता है। मेरा आपसे सवाल उड़ीसा को लेकर है कि उड़ीसा में बीजेपी ने एक तरह से बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है, बीजेडी को मतलब एक लंबे शासन के बाद हरा दिया। पट्टायक साहब 2 सीटें इलेक्शन लड़े थे, हिंजली और कंताबाजी, पर कंताबाजी में वो हार भी गए। बीजेपी का एक नए राज्य में उभार, इसका मैजिक का रीज़न आप क्या मानते हैं? देखिए क्या होता है ना कि जो बात हो रही है ना कि इलेक्शन कभी कभी कोर इश्यूज़ पे लड़े जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उभार तभी मिलता है जब कोई इमोटिव इश्यूज़ भी हो। मतलब बीजेपी की हिस्ट्री में भी ये है, कांग्रेस की हिस्ट्री में भी ये है कि कब 400 क्रॉस किए, तो जब वैसा एक इमोटिव इश्यूज़ आया। बीजेपी के लिए भी है कि बीजेपी का उभार कैसा हो। बाकी चीज़ें तो वहाँ ठीक हैं, जो इश्यूज़ उठाए जा रहे थे कि विकास नहीं हो रहा है, यही सब तो इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन एक बड़ा इशू था वहाँ, ये जो बाहरी बात चलती है वहाँ सही मायने में एक बाहरी वाली बात आई थी कि भाई आपने एक ऐसे बंदे के हाथ में पूरे देने की कर लिया है जो कि यहाँ का आदमी नहीं है, वो उड़िया ही नहीं है, उड़िया अस्मिता तमिलनाडु के आए थे, उड़िया अस्मिता। इसका मैं गया था उड़ीसा में और वहाँ देखा कि इसका एक इम्पैक्ट था। मतलब लोग ये सचमुच में डिस्कस कर रहे थे कि क्या सचमुच में पांड्यन के हाथ में कमान दी जा रही है क्या। तो अगर लोग डिस्कस करने लगें, इसका मतलब ये लोगों तक ये चीज़ें पहुँची है। तो जिस तरीके का रिजल्ट आया है उसमें मुझे लगता है कि ये वाला फैक्टर एक बड़ा इशू था। एक सवाल आप तीनों से आज के घटनाक्रम पर आपका एक अलग टेक चाहूँगा। पहला घटनाक्रम कि नीतीश कुमार एक फ्लाइट में आ रहे हैं, जो पिक्चर बड़ी वायरल चल रही है, ये तेजस्वी बैठे हुए हैं, इस इक्वेशन के मायने। और दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया अपनी हार का, मतलब पूरा जिम्मा लेते हुए कि महाराष्ट्र में जो खराब प्रदर्शन रहा उसका मैं जिम्मेदार हूँ। तो इन दोनों पर आपका अलग अलग टेक। देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू टच में है ऐसा कहा जा रहा है। जो भी वो मूव्स कर रहे हैं, मिलके कर रहे हैं, उसमें कई चीज़ें होंगी। कई स्पेकुलेशन तो चल रहा है, मिनिस्टर्स कितने होंगे प्रोपोर्शनेटली, 3 का 1 मिनिस्टर होगा सबका, तो वो एक तो वो चीज़ होगी। दूसरा है क्या चंद्रबाबू नायडू, जो बहुत अहम चीज़ सवाल है, क्या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को स्पीकर दिया जाएगा, जो जिसके लिए वो पुश करेंगे मुझे लगता है। और इकट्ठे मिलके ये करेंगे, भाजपा से बार्गेनिंग जो भी होगा, लेकिन इन्होंने कह तो दिया है। और दूसरी चीज़ जो उड़ रही है, क्या नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट कर सकते हैं, क्या उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? क्योंकि 2 दिन पहले रिजल्ट्स आने से पहले जो एक और उड़ती खबर थी कि भाजपा को, जब प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार मिले तो था कि आप इधर आ जाइए और वहाँ भाजपा का चीफ मिनिस्टर हो जाए। सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। तो जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस का सवाल है, ये तो बहुत समय से चर्चा है, स्पेकुलेशन है कि क्या उनको दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। और अभी अक्टूबर में तैयारी होगी अब महाराष्ट्र असेंबली की, तो वो तो घमासान होने वाला है। बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है, सबसे बड़ी कैश काउ है बीएमसी, तो काफ़ी हाई स्टेक्स हैं अब महाराष्ट्र में। तो देखेंगे कैसे होता है पैन आउट। अतुल जी, आप इसे कैसे डिकोड करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, नीतीश, तेजस्वी, टीडीपी और महाराष्ट्र में इस्तीफा? नहीं, देखिए टीडीपी और इसकी तो खैर बात हो ही गई जी। महाराष्ट्र वाली सचमुच बात है। देखिए, महाराष्ट्र इस पूरे इलेक्शन के दौरान एक अकेला एक ऐसा स्टेट था जो कि लास्ट तक वहाँ के लीडर्स भी कंफ्यूज्ड दिखे मुझे, वोटर्स कंफ्यूज होंगे ऐसी स्थिति में। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरा घटनाक्रम हुआ, ये ज़्यादा डिटेल में बताएंगे चूँकि महाराष्ट्र से ही आते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ कि पहले शिवसेना में टूट होती है,
उसके बाद फिर लगता है कि केवल शिवसेना के टूट भर से, क्योंकि एक सिंपैथी वेव जो है वो उधर ही था, जो कि रिजल्ट में दिख भी रहा है उद्धव ठाकरे के, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बेटर परफॉर्म किया है, ये फैक्ट है, मतलब ये आंकड़ा बता रहा है कि बेटर परफॉर्म किया है वो। तो उसके बाद फिर एक दूसरा ग्रुप, पवार का ग्रुप टूटता है, और उसके बाद फिर एक इक्वेशन देखा जाता है, कैलकुलेशन पूरा होता है, तो लगता है कि इन दोनों के टूटने पर से भी उनका आधा भी नहीं आ पा रहा है। तो फिर एक चौहान साहब टूटते हैं कांग्रेस के। देखिए, कहीं न कहीं इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि कुछ इश्यूज होते हैं कि एक शब्द, जैसे कि उड़ीसा में एक बार वो संबित पात्रा का एक वो आ गया कि जिसमें उन्होंने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ मोदी के बड़े भक्त थे। वो बोलना दूसरी चीज़ चाह रहे थे कि मोदी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान जगन्नाथ के, वो शब्दों का बोल गए, और एक बारगी लगा कि वो सारी चीज़ें वहाँ बदल रही, और वो दूसरे दिन बाकायदा उसको फाइनेंस करना पड़ा, बोला कि हम व्रत में जा रहे हैं। लेकिन खैर जिस भी तरीके से शायद पब्लिक समझ गए, लेकिन कई फैक्टर्स होते हैं। ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ये 3 वो स्टेट है जहां अगले 5 महीने में चुनाव होने हैं। 6 महीने भी अब नहीं बचा है, और स्थिति बहुत उथल पुथल वाली है, जिस तरीके का रिजल्ट भी महाराष्ट्र के बारे में जो भी ये सिंपैथी विंपैथी की बात करते हैं ना दिल्ली में बैठकर, उनको महाराष्ट्र की राजनीति इसेंशियली मराठा पॉलिटिक्स की राजनीति रही है, मराठा कास्ट की, मराठी व्यक्ति की नहीं कह रहा हूं मैं, मराठी भाषा है, मराठा कास्ट है। शरद पवार उसको संचालित करते थे। बीजेपी की ओरिजिनल स्ट्रेटेजी थी कि इसको ब्रेक करेंगे जी, और ये अभी नहीं थी, देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने थे तब से थी। जिस दिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे उस दिन महाराष्ट्र में एक मैसेज घुमा था, शासन किसका चाहिए, छत्रपति का या पेशवाओं का। शरद पवार उसके सूत्रधार थे। इसके विरोध में सही में ये शुरू हुआ। उद्धव ठाकरे जब निकला तो उन्होंने कहा हमारा हिंदुत्व जो है वो छत्रपति का है, पेशवाओं का नहीं। तो उसमें भी मैसेज था। तो जब ये सारा घटनाक्रम हुआ कि उद्धव डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, खास करके कोविड के समय में उनका जिस तरह का, उनका प्रशासन का कोई अनुभव भी नहीं था, और तो उनके बारे में कोई सिंपैथी विंपैथी नहीं थी। बीजेपी का कोर वोटर और महाराष्ट्र में जो न्यूट्रल वोटर, जो 10-12% हर जगह पे एक होता है, जो वेव के साथ थोड़ा बहुत, उसको बीजेपी अजित पवार के साथ जाना रास नहीं आया, और बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उसका झेलना पड़ा लास्ट मोमेंट तक। अब तक धनुष्य बाण पर देने पर भी थोड़ी सी चिंता होती थी, अब घड़ी पर देना पड़ेगा क्या, और वो भी अजित पवार के लिए देना पड़ेगा, ये पूछने वाला बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता था। इसको कैसे, मतलब यदि किसी के नाम से यदि थोड़ा बहुत वॉशिंग मशीन वाला ये चला है, तो वो महाराष्ट्र में अजित पवार का नाम। जी जी। वो, और दूसरी तरफ क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे के पीछे भाई साहब संघ चलेगा, बाला साहब नहीं चल सकते, ये कहने वाला मुस्लिम जनाब उद्धव ठाकरे के नाम पर कंसोलिडेट हुआ है। उधर वही कोई चांस नहीं है वर्षा गायकवाड़ चुनकर आने का उज्जवल निकम के खिलाफ। जम के दिया मुस्लिम ने। तो आपको यदि सिंपैथी होती तो कॉमन शिवसैनिक जाता उसके साथ। कॉमन शिवसैनिक नहीं गया है, कांग्रेस का वोट रहा है, एनसीपी का वोट शिफ्ट हुआ। इसीलिए मैंने कहा ना कि शिफ्ट ऑफ वोट, कंसोलिडेशन ऑफ अपोजिशन वोट के जो पहले प्रयास लगती है इसमें कि क्या उद्धव बाद में कभी एनडीए के साथ भविष्य में संभावना है। तो राजनीति में और इवन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी संभावना है। कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट एनिमी नहीं है, ये होती है। आज भी एक खबर चली है कि वो शायद इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं जा रहे हैं। तो संभावनाएं तो बहुत सारी हो सकती है, उसमें कोई ये नहीं है। क्योंकि विधानसभा चुनाव आते आते शायद ये संभावना है कि राज ठाकरे कुछ हद तक रिवाइव कर जाए, और जिस तरह की वहाँ पे सारी राजनीति चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे बैठक में, वैसे एनडीए की बैठक में अजित पवार भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए इनके आपस का क्या इक्वेशन बनता है, शिवसेना, दोनों शिवसेनाओं का, दोनों एनसीपी का, और ये देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होगी। बीजेपी उसको लायबिलिटी मानती है क्या अजित पवार को साथ में रखना विधानसभा चुनाव तक? मुझे लगता है इसमें बहुत अभी उठापटक होनी बाकी है। बीजेपी एक
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लगातार 2 बार और एक डिसाइसिव इसके साथ आई थी। लेकिन ये जो 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद का सारा जो घटनाक्रम है, उद्धव ठाकरे का उनके साथ जाना, उसने महाराष्ट्र के पूरे ही राजनीति को एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया है। और ये भी स्पष्ट है कि शरद पवार का एज अ ऑर्गेनाइजेशन और एज अ पार्टी जो होल्ड था, सीटें किसकी कितनी आई उसमें अभी छोड़ दीजिए, अभी तो यही हुआ है कि नहीं, हमको इस तरह की राजनीति पसंद नहीं है। ये मैसेज महाराष्ट्र में क्लियर है। जी सर। लेकिन यदि वैसा होता तो पुणे में मुरलीधर मोहोळ नहीं जीतते। जहां पे अच्छा कैंडिडेट दिया बीजेपी ने, वहां पे लोग खड़े रहे। तो दूसरी और एक बात हुई, 15 सीटें लड़ी है उद्धव ने, उसमें से ज्यादातर सीटें उसने एकनाथ शिंदे वाली ली है। उसने बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा, उसने एकनाथ शिंदे की सेना और मेरी सेना ऐसी लड़ाई लड़ी है। और उसका नासिक की सीट है, मेरी होम सीट है, वहां पे उसको फायदा मिला है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। देखते रहिए जागरण.com को।